लेट्स डू श्री गणेश फॉर आईसी इकोनॉमिक्स। हमने सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ लिया था बेसिक टर्म्स का, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बेसिक टर्म्स के बाद हमने चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज कॉल्ड एज, सॉरी पहले चैप्टर पढ़ा था डेफिनेशन वाला, फिर बेसिक टर्म्स पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच, जिसमें हमने 6 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच क्वांटिटी कितनी होगी, व्हाट इट टेयर, वो डिसाइड करने के बाद हमने पढ़ी थी दूसरी प्रॉब्लम अपनी, दैट वाज हाउ टू प्रोड्यूस। तो 2 टेक्निक्स थी प्रोडक्शन की, यूजिंग मोर ऑफ मशीनरी एंड लेस ऑफ वर्कर्स। द टेक्निक वाज कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिव। यूजिंग मोर ऑफ वर्कर्स एंड लेस ऑफ मशीन, द टेक्निक वाज कॉल्ड एज लेबर इंटेंसिव। तो कंट्री लाइक इंडिया जहां पे पॉपुलेशन बहुत ढेर सारी है, तो वी शुड रिजॉर्ट ऑन, वी शुड रिलाई ऑन, वी शुड यूज विच टेक्निक, लेबर इंटेंसिव। और कंट्री लाइक यूएस जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव। इज दैट क्लियर? तो ये जापान का और मैंने इंडिया का एग्जांपल या यूएस का क्यों लिया, बिकॉज यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, विच इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ इकोनॉमी। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी के बड़े ढेर सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, व्हाट इट क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 2 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। चलिए, तो टाइप ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि सर हमको इसको पढ़ने की जरूरत क्या है एज अ स्टूडेंट? भाई बहुत जरूरत है। मान लीजिए कि अगर आपकी वेकेशन स्टार्ट हो गई और आपको घूमने जाना है, व्हाट इट क्लियर, और आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, तो आप अफगानिस्तान प्रेफर करेंगे या मालदीव्स प्रेफर करेंगे? दोनों में से मालदीव्स। आप अफगानिस्तान क्यों नहीं जाएंगे? क्या? स्पीक लाउड, स्पीक लाउड। वहां कुछ नहीं है, लोग तो ढेर सारे रहते हैं, इतना बढ़िया आतंकवाद है वहां पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री है। और टिकट भी वहां पे, एक फायदा तो ये भी होगा कि टिकट एक ही साइड का लेना पड़ेगा। क्यों एक साइड का टिकट लेना पड़ेगा सर? जाना है और वापस आना ही नहीं है, व्हाट इट क्लियर? तो वैसे तो इंटरनेशनली आप जब भी ट्रैवल करते हो तो आपको एक साइड का टिकट नहीं मिलता, आपको हमेशा रिटर्न टिकट ही लेना पड़ता है, व्हाट इट क्लियर? क्यों? वहां जाके आप बस गए तो। और जो बाहर के रेजिडेंट्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है उनको वन साइड का टिकट मिल जाता है। तो अगर कोई अमेरिकन इंडिया आ रहा है तो उसको एक साइड का टिकट मिलेगा ही नहीं, उसको टिकट 2 साइड का ही लेना पड़ेगा कि भैया पक्का है तुम्हारा कि तुम वापस आओगे। तो जैसे आप जब घूमने टहलने जाते हो तो आप डिसाइड करते हैं ना किस कंट्री में घूमने जाना है, कौन सी कंट्री हमारे लायक है, कौन सी कंट्री हमारे नालायक है, मतलब लायक नहीं है। तो वैसे ही जब बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सी कंट्री अच्छी होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन चीपेस्ट हो, बेस्ट आपको सो कॉल्ड आउटपुट मिले, तो यू वुड प्रेफर टू गो टू चाइना और बांग्लादेश। 2 कंट्रीज में अगर आपको चूज करना पड़े कि भाई आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया और फैक्ट्री बहुत अच्छी चले आपकी, तो आप कौन सा हब चूज करेंगे? आप चाइना जाना चाहेंगे। क्यों चाइना जाना चाहेंगे? सर फिजिक्स बहुत बढ़िया है सर उनकी, सर उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़िया, बनाएंगे तो कितना तो वहीं बिक जाएगा हमारा सामान, गॉट इट? तो आप चाइना जाना चाहेंगे, बांग्लादेश नहीं जाना चाहेंगे। तो दैट इज द नेसेसिटी कि आपको टाइप ऑफ कंट्रीज के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। अंडरस्टूड? चलिए, तो श्री गणेश करते हैं अपना टॉपिक टाइटल टाइप ऑफ इकोनॉमीज। सबको ये बात पता है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, द बोर्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विद इन विच इकोनॉमिक इंटरैक्शन टेक प्लेस। अब इकोनॉमिक इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? मेरे पास गुड्स हैं और आपके पास पैसे हैं, मैं इन गुड्स को आपको बेच के आपसे पैसे ले सकता हूं, तो इट इज द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग, और इसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा सो कॉल्ड कैटेगराइजेशन आपको नजर आएगा, आपको ये डायग्राम सबको नजर आ रहा होगा बच्चों। तो एक एक करके मैं एकदम इन शॉर्ट आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, देन वील कंटिन्यू विद सो कॉल्ड अ ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 2 तरह की कंट्रीज आपको नजर आ रही है, इजंट इट? तो इसमें आई वांट कि आप एरो ड्रॉ करके थोड़े से अपने पैसे खर्च करें और एक क्लासिफिकेशन और लिख दें, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। और यहां पे बच्चों इकोनॉमीज का मतलब कंट्रीज ही है बेसिकली। सो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? अगर मैं लोगों से क्वेश्चन करूं तो एक ही जवाब आएगा, सर किसी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री का आप नाम ले लीजिए, ऑल आर कॉल्ड एज अंडर डेवलप्ड। अब ये अंडर डेवलप्ड की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है। अंडर डेवलप्ड की डेफिनेशन तो आप कुछ भी बना सकते हैं सर, एनी इकोनॉमी विच इज नॉट हैविंग सफिशिएंट मींस ऑफ कंजम्पशन बेसिकली। वहां पे लोगों को 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पाता, चलिए मान लिया आपकी बात। कुछ बच्चे कहेंगे सर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास नहीं है, जहां पे लोगों के पास सो कॉल्ड खर्च करने के लिए पैसे नहीं है,
और खर्च करेंगे कहाँ? वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज भी तो नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि आप किसे डेवलप्ड बोलेंगे और किसे डेवलपिंग। और अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें चिल्ड्रन, एनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज यू कैन टेक, दे कैन बी कॉल्ड एज अंडर डेवलप्ड। साउथ अफ्रीका की बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा डेवलप्ड इकोनॉमी है, बट क्लियर। जिम्बाब्वे का नाम आपने सुना होगा, आपने सोमालिया का नाम सुना होगा, जो सोमालियन पायरेट्स का नाम आपने सुना होगा। तो इनके यहाँ पता है किस चीज का बिजनेस चलता है? वो अगल बगल जो समुद्र से इनके शिप्स निकलते हैं, ये उसको कैप्चर कर लेते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं, फिर जिस कंट्री के होते हैं उनसे रैंसम मांगते हैं। सोमालियन पायरेट्स की बहुत स्टोरी सुनी होंगी आपने। तो क्या आप इस इकोनॉमी को डेवलप बोलेंगे? यस सर, टेररिज्म के मामले में डेवलप्ड है, किडनैपिंग डेकॉइटी इन सब में डेवलप्ड है। ये डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। सो ऑल दोज इकोनॉमीज जहां पे आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन सफिशिएंट मिले, यू कैन कॉल दैट एज डेवलपिंग। और जो अभी पनप रहे हैं, वी कैन कॉल दैट एज डेवलपिंग इकोनॉमी। और जहां यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इट इज डेवलप्ड। बट यूनाइटेड नेशंस ने जो इसका क्लासिफिकेशन किया है बच्चों, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम बेसिकली। व्हाट इज दैट? अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसको। देन ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज कैपिटलिज्म। हर वो कंट्री जहां पे रिसोर्सेज सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर ने ओन किए हुए हैं, जहां पे रैम्पेंट प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान है, हड़ में जाए कस्टमर मर रहा है तो मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। हम वहीं पे पैसा लगाएंगे जहां पे प्रॉफिट मेकिंग नजर आएगी, वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे रिसोर्सेज विल बी ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी रिसोर्स को ओन नहीं करेगा। तो क्या इंसानियत के लिए ये कंट्री बहुत अच्छी है? इस कंट्री को बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और द कंट्री हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटलिज्म। कंट्री हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटलिज्म। बट अ कंट्री वेयर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, द प्राइम फोकस इज सोशल वेलफेयर। आई रिपीट, प्राइम फोकस इज सोशल वेलफेयर, ताकि किसी का शोषण ना हो। बेसिकली फंडामेंटल इज क्लियर। जहां पे प्रॉफिट मेकिंग से कोई भी मतलब नहीं है और जहां पे सिर्फ हम वेलफेयर की बात करते हैं, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज सोशलिस्टिक। और कंट्रीज हैविंग विच इकोनॉमिक सिस्टम? सोशलिज्म। एंड आखिरी कौन सा है? मिक्स्ड। 1+1 कितना होता है? 2। तो कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म इज कॉल्ड एज मिक्स्ड। तो जब भी आपको मिक्स्ड के बारे में कुछ भी लिखना होगा, आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिला के लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें, सर इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है। सम रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड सम रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो इंडिया कुड बी कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एज सच। गॉट इट? तो ये मैथमेटिक्स जरा मार्क कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड इनके कंटेंट के हिसाब से हम इसे क्या बोलेंगे। चलिए आते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में। आई होप सो द स्क्रीन इज नॉट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी विद दिस मार्किंग एंड ऑल। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। बहुत सिंपल है। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे इज कॉल्ड एज शार्प कॉन्ट्रास्ट एंड लाइफस्टाइल। इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों के पास आईफोन है और कुछ के पास 2 वक्त का राशन भी नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज शार्प कॉन्ट्रास्ट। एवरेज फैमिली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो रहती है, क्या आप उसको इंडिया और अफ्रीका की एवरेज हाउसिंग से कंपेयर कर सकते हैं? क्या एकदम सेम है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो आप तो जूते चप्पल ठीक से पहनते हैं, अफ्रीका में तो जो बिस्लरी की बोतल होती है ना, उसी को चिपटा के उसमें 2 रस्सी बांध के उसको चप्पल बना लेते हैं लोग, बिकॉज वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। So you can say the members of the family are well clothed, healthy, educated. They use all type of electronic appliances and have large and expensive cars. European and North American countries are called as affluent. Affluent का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही रईस हो, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, जो बहुत रिच हो, गॉट इट क्लियर, बहुत वेल्दी हो, दे आर कॉल्ड एज एफ्लुएंट फैमिलीज। बट अगर आप लैटिन अमेरिका को एशिया और अफ्रीका को कंपेयर करें, तो यहाँ पे बच्चों लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी ठीक से अरेंज करने के पैसे होते ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज शार्प कॉन्ट्रास्ट। तो आप जरा अपनी बुक के पेज के टॉप में एक कंटेंट लिख लीजिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे लिखेंगे ऐसे, इसको लिख लीजिए। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक सिस्टम्स हैविंग a sharp contrast among them? I repeat, what is meant by economic systems having a sharp contrast among them? अगर आपको शार्प कॉन्ट्रास्ट के बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप सो कॉल्ड यही कंटेंट लिख के आएंगे। किसी के पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और किसी के पास मुश्किल से 2 वक्त का
राशन भी नहीं है बेसिकली। सो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तो बहुत गरीबी है भाई। पीपल हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनके पास सबसिस्टेंस दैट इज नेसेसिटी को पूरा करने का भी पैसा नहीं है। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शार्प कंट्रास्ट। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये जो सारा क्लासिफिकेशन आपको नजर आता है डेवलप्ड का और डेवलपिंग का, ये मैंने नहीं क्लासिफाई किया, आपने नहीं किया, हु डिड दिस? यूएन। अब यूएन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूएन का मतलब उन्नी कृष्णन का भाई, नो, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस है क्या? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कुछ बच्चों ने शायद हिस्ट्री में ये टेक्स्ट सुना होगा, चिल्ड्रन, लीग ऑफ द नेशंस या लीग ऑफ नेशंस आप बोल सकते हैं। होता क्या है लीग ऑफ नेशंस सर? बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, यू कैन से कि वर्ल्ड वॉर वन के आसपास की, या वर्ल्ड वॉर वन जब हो चुका था, तो कंट्रीज ये सोच रही थी कि भाई फिर से अगर कल को लड़ाई होती है तो कौन किसको बचाएगा। कुछ कंट्रीज को अनड्यू एडवांटेजेस मिलते हैं और कुछ को सुपर अनड्यू डिसएडवांटेजेस। तो एक ग्रुप ऐसा बनाते हैं जो फ्रेंडली रिलेशंस की बात करेगा, जो पूरे देश को संभालेगा। तो जैसे बच्चों के स्कूल में क्लास में मॉनिटर होता है ना, तो ऐसे दुनिया का एक मॉनिटर बनाया जा रहा है। सो वो मॉनिटर वाला नहीं जो टीवी वाला मॉनिटर होता है, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम क्या रखा गया? लीग ऑफ द नेशन, कि भाई कल को फिर से लड़ाई झगड़ा ना हो, या अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो रिलेशन बड़े कॉर्डियल रहे, बड़े फ्रेंडली रहे। तो इन सब बातों पे काफी जिक्र किया गया। और जिक्र करने के बाद स्टिल दादागिरी तो आप जानते हैं दुनिया में फेमस है ही। यूएस को जरा भी ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यूएस को इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जा रहा था, और यूएस को जहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, यूएस वहां पे आता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशंस बहुत ज्यादा चलवल पाया नहीं, और 1946 में अल्टीमेटली ये ओम नमः स्वाहा हो गया, एकदम बर्बाद। और इसके पहले यूनाइटेड नेशंस 1945 में बन चुका था। और यूनाइटेड नेशंस को इसीलिए बनाया गया बिकॉज काफी कंट्रीज को लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनना पसंद नहीं था। यूएस ने टीटी साइन नहीं की, और जब बड़े भैया साथ में नहीं तो छोटे कैसे चले आए। तो जितने यूएस के एलाइज और दोस्त थे उन्होंने भी लीग ऑफ नेशंस को कंडेम किया, और ये भी उसके साथ कभी गए नहीं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन बन गया व्हाट? यूनाइटेड नेशंस। गॉट इट क्लियर? तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली 5 दोस्तों की किट्टी पार्टी है। ये कौन से 5 दोस्त हैं? इट इज यूएस, यूके, रशिया, देयर नहीं जर्मनी नहीं है, चाइना एंड फ्रांस। जो 5 मेन किट्टी पार्टी वाले दोस्त थे वो ये 5 थे बेसिकली। तो इन 5 कंट्रीज की परमानेंट मेंबरशिप है, बाकी अपॉइंट होते हैं, आते हैं, जाते हैं, एंड सो कॉल्ड लगभग शायद 194 या कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट इकोनॉमिक हिस्ट्री एज सच। तो लीग ऑफ नेशंस जब बंद होने की कगार पे आ रहा था तभी यूएन 1945 में फॉर्म हो चुका था, और 46 में पूरी तरह से बूम बड़ाम होके ये निस्तो नाबूद हो गया। अब यूनाइटेड नेशंस के आपको पता होगा मेन 6 आर्म्स हैं। वन इज द जनरल असेंबली, गॉट इट क्लियर, जो उनका पार्लियामेंट हो गया, जो उनके नियम कायदे कानून बनाता है वर्ल्ड वाइड। बट जरूरी नहीं कि जो वर्ल्ड वाइड ये कानून है हर देश उसको लागू करे अपने ऊपर, बट जो मेंबर्स है उनको तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बनाया क्यों गया? लीग ऑफ नेशंस जब बन रहा था तो इन भाई साहब से या इन सब से बहुत ज्यादा राय मशवरा किया नहीं गया। तो चिढ़ गए यूएस वाले, कह रहे हम तो ना बनेंगे मेंबर साहब बात। तो बाकी जो थे भी उनकी बहुत ज्यादा चलती बनती थी नहीं। तो जब ये किट पार्टी बनी, इन 5 लोगों ने अपनी दादागिरी, वीटो पावर मजबूत रखी कि किसी भी कंट्री में कुछ भी होगा हम सबसे पहले होंगे जो वहां पे एंटर करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि मोहल्ले में एक नया अपार्टमेंट बना जहां पे 250 फ्लैट्स हैं। आपने भी फ्लैट खरीदा, मैंने ही फ्लैट खरीदा। तो जो लोग स्टार्टिंग में वो फ्लैट खरीदते हैं ना, सोचते हैं कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सोसाइटी के मैनेजर वही बने, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दी जाए। तो यूएस एक्चुअली दुनिया के फूफा जी हैं, ये मुंह बहुत ही फुला लेते हैं। तो ये 5 लोगों की दोस्ती से यूएन बन गया भाई, वर्ल्ड पीस हो, इकोनॉमिक फोरम हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब रीजंस की वजह से ही अल्टीमेटली यूएन को बनाया गया था। तो अब जनरल असेंबली इनकी, फिर सेक्रेटरीट है जो इनका ऑफिस होता है बेसिकली। उसके बाद इनका ट्रस्टीशिप काउंसिल है। सर ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या काम करता है? कंट्रीज में लड़ाई हो गई, कुछ कंट्रीज एकदम निस्तो नाबूद हो गई, वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा रानी को जो भी थे भाग भाग गए, तो कंट्री अनाथ हो गई एक तरह से। तो उसको संभालेगा कौन? अब उसको संभालेगा यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल काउंसिल है। सर ये क्या काम करता है? कंट्रीज के बीच में सोशल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, कंट्रीज का अपग्रेडेशन और अपलिफ्टमेंट करना। भाई आपस में कंट्रीज बातचीत करें, हमारे पास रिसोर्सेज हैं आप ले लीजिए, आपके पास रिसोर्सेज हैं हमें दे दीजिए। तो मैं आपको सीधी सादी बात एकदम बताता हूँ,
ये 5 में से सबसे ज्यादा खतरनाक तो यही है। और जानबूझ के इन्होंने यूएन बनाया कि जब यूएन बन जाएगा तो हमारे पास एक राइट हो जाएगा हर कंट्री के काम में टांग अड़ाने का। तो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, वी विल बी हैविंग द फ्रीडम टू मूव एवरीवेयर। और कितनी जगह लड़ाई लगवाने का भी कारण यही होते हैं बेसिकली, लड़ाई लगवा दो ताकि हमको एंट्री मिल जाए। क्यों अफगानिस्तान में यूएस आना चाहता था? कि हम चाइना के कितना क्लोज आ जाए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हम टाइप करेंगे कि भाई आपके यहाँ से हम आतंकवाद खत्म करा देंगे और बदले में अपनी एयर स्ट्रिप हमको यूज करने को दीजिए ताकि हम वहां पे मिसाइल लॉन्च कर पाए, हम वहां पे मिसाइलें सो कॉल्ड नेविगेट कर पाए, बगल में चाइना थोड़ा सा डरा पाए। तो कहने को तो 5 दोस्त थे यूएन के केस में, बट हैं एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी। यूके कुछ नहीं बोलता, सीधा साधा है, तो 4 कंट्री मिल गई, बढ़िया राज करो, काम खत्म, टनाटन। रशिया, हमारा बढ़िया माफियागिरी का धंधा पानी चल ही रहा है, किडनैपिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह, ये इसी में बहुत खुश है। फ्रांस कह रहा है भाई हम अपना ठीक ठाक चला रहे हैं, हमको दखलंदाजी ना दो, तुमने बोला तो जुड़ गए तुम्हारे साथ। और ये है 4-4 फुट के, बट दुनिया में सो कॉल्ड कोविड कायदे फैलाए पड़े हैं। और ये कह रहा है बेटा हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये वो जैसे गुंडे बदमाश नहीं थे मोहल्ले के, हमको सबसे लड़ना है ताकि हमारी दादागिरी बरकरार रहे। अल्टीमेट लॉजिक इज अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए, तो यूएन क्यों बनाया गया था आपको मैंने बता दिया, सेफगार्ड द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ये किताबों में लिखा हुआ है, बट मेन थी अंकल जी की हर जगह घुसने की चाहत। तो ये टीम बना लो। अब यूएस की, रशिया की, इंडिया की, यूके की, सबकी मिलिट्री फोर्सेस में कुछ कुछ लोगों को ले लिया और किसकी फोर्स बन गई? यूएन। और बोलते हैं यूएन पीस फोर्स है ये, जब भी कहीं आतंकवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअली यूएन नहीं पहुंचता, कौन पहुंचता है? ये पांचों पहुंच जाते हैं वहां पे। क्यों पहुंचते हैं? शायद कुछ मतलब का धंधा पानी मिल जाए। खैर चलिए, इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग। सो अल्टीमेटली उसके बाद वर्ल्ड बैंक खोला गया और फाइनली ये जो कंट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया, ये पेंसिल से जो लिखा हुआ है ये एडिटेड पार्ट है। सो लो इनकम कंट्रीज आर दैट जिनकी ग्रॉस नेशनल इनकम $1045 से कम है। मिडिल इनकम कंट्रीज वो हैं जो 1046 से 1269.5 पे चलते हैं। और हाई इनकम कंट्रीज आर दोस्त जिनकी इनकम सो कॉल्ड $1269.5 या उससे ज्यादा है। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक है तो आप इसको लिख लीजिए और आपको ये लेटेस्ट डेटा गूगल पे भी मिल जाएगा। सो प्लीज अपडेट इट क्विकली। सो लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज को जब हम मिला देते हैं तो ये बन जाती हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। आई रिपीट, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। तो यूएन ने किसी जमाने में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का क्लासिफिकेशन किया था, बट लोगों की बेइज्जती होने लग गई कंट्रीज की, वहां कोई जाने को राजी नहीं, कोई बिजनेस नहीं सेटअप करना चाहता, वहां के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, एकदम तुच्छ निगाहों से देखा जाता था। तो यूएन ने थोड़ा चेंज किया और बोला ठीक है, पहले ये लो इनकम को अंडर डेवलप्ड बोलते थे, मिडिल इनकम को डेवलपिंग बोलते थे और हाई इनकम को डेवलप बोलते थे। अब इन्होंने चेंज कर दिया, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड सो कॉल्ड ये मिला के बन गए लो और मिडिल इनकम, और हाई इनकम वालों को क्या बोल दिया? डेवलप्ड कंट्रीज। समझ में आ गया? सो हाई इनकम कंट्रीज आर डेवलप्ड विद ओनली 16% ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे दुनिया के 16% लोग ही बस यहाँ पे रहते हैं। सो ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ 84% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसको प्लीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आपको डेटा लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे। तो 16% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स वेयर चिल्ड्रन? अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो पूरे दुनिया की 16% आबादी इन कंट्रीज में रहती है। एंड 84%, सॉरी 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 सॉरी, अंडर डेवलप्ड लिखना था, मैंने डेवलपिंग भी लिख दिया साथ में, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक से लिख लीजिए इसको। 16% आबादी है डेवलप्ड की और 84% इज डेवलपिंग। So most of the countries in the world are in which category children? Developed or developing? ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में है। समझ में आ गई सबको बात? तो ये कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी काफी फायदेमंद चीज है, भूलिएगा मत। सो एवरी 6th पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ इज लिविंग वेयर? इन द डेवलप्ड कंट्री। इंडिया को आप किस में कैटेगराइज करेंगे? डेवलपिंग कंट्री में चलता है बेसिकली ये। चलिए,
समझ में आ गई बात? चलिए, तो इंडिया का भी डेटा यहाँ पे लिखा है, प्लीज ठीक से मार्क कर लीजिए। 17.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो पूरी दुनिया में हमारी हिस्सेदारी कितनी है बच्चों? 18%। गॉट इट क्लियर? बट ग्रॉस नेशनल इनकम में वी कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2.7। तो कंट्री की पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में हम 1/5, 17.8, लगभग 20% के आसपास आप मान लीजिए। तो यू कैन से दैट एवरी 5th पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ इज एन इंडियन। बट क्या इसके कंपैरिजन में हमारी इनकम बहुत ज्यादा है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यूएस में क्या है? उल्टा है, वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं बट इनकम पर हेड बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डेवलप्ड। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो एक लाइन इसको भी लिख लीजिए। जब आप लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर थोड़ा सा लिखेंगे तो ये पंच लाइंस होती हैं, इस पे टीचर्स मार्क्स देते हैं। ओके, तो लिख दीजिए, एवरी 5th पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ इज एन इंडियन। प्लीज राइट इट, every 5th person on the planet earth is an Indian. Got it? मूविंग अहेड, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस ने जीएनआई तो लिया ही लिया, ग्रॉस नेशनल इनकम, बट उससे बड़ा क्लासिफिकेशन उन्होंने लिया, व्हाट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा। मैं पर कैपिटा का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज मिस्टर रोशन। समझ में आ गया? इन्होंने दुनिया को रोशन किया है। इनकी फैमिली में खुद रहते हैं, इनकी वाइफ है, एक बच्चा R1 है, एक बच्चा R2 है। समझ में आ गया? और रोशन जी जॉब करते हैं और इनकी मंथली सैलरी है 2 लाख रुपए। बट बाकी लोग कोई काम नहीं करते, मतलब ऐसा काम नहीं करते पैसा कमाने वाला। वाइफ इज अ होम मेकर, ये बच्चा ये भी पढ़ रहा है और ये बेटी ये भी स्टूडेंट है, सब पढ़ रहे हैं। तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मेनी पीपल चिल्ड्रन? 4। और टोटल कमाई कितनी है परिवार की? 2 लाख। जरा आप 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड लेट मी नो क्या आंसर आएगा। ये है फैमिली की पर पर्सन इनकम, व्हाट? पर पर्सन। वैसे ही अगर आप इंडिया की टोटल इनकम, जिसे आप बोलते हैं व्हाट? नेशनल इनकम, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई लिखते हैं तो मैंने वाई लिख दिया, डिवाइड करेंगे आप व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पर कैपिटा इनकम। इंडिया में ऑब्वियसली ट्रू पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तो बिलीफ्स इस तरह के हैं कि अगर कहीं पे लेडी जॉब करनी निकल जाए तो मोहल्ले वाले नालायक इतनी बातें बनाएंगे, इतनी बातें बनाएंगे कि भाई हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है क्या? हस्बैंड अगर जॉब पे निकल जाए, हस्बैंड बड़ा आवारा टाइप का है, बहुत देर में घर से लौटता है, तो छोड़ता कोई भी इस दुनिया में किसी को नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? तो भाई अब जनरेशन थोड़ी सी बढ़ रही है, पनप रही है, अकल आ रही है लोगों के पास। तो एज ऑफ टुडे हस्बैंड एंड वाइफ इंडिया में भी हर जगह मोस्टली दे आर इनटू बिजनेस और जॉब्स बेसिकली। नहीं तो इंडिया का प्राइमरी कल्चर क्या था? घर में काम कौन करेगा? सिर्फ सिर्फ वाइफ काम करेगी। पैसा कमाने वाला काम कौन करेगा? हाँ, सिर्फ हस्बैंड, ऐसा माना जाता था। बट अब थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। क्यों आ रहे हैं? भाई लिविंग बहुत महंगी हो गई, पैसे बहुत ज्यादा चाहिए। हस्बैंड इज अर्निंग 2 लाख रुपीज, सर बहुत होता है 2 लाख रुपए। ये 2 लाख तब बहुत होता था जब लोग को एंड्रॉइड का फोन खरीदना होता था। अब iOS फोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो 2 लाख रुपए बहुत कम है। पहले नॉर्मली बच्चे पढ़ लेते थे दाएं बाएं कहीं भी जाके, भाई एजुकेशन कॉस्ट सस्ती थी, तो एक जना कमाता था तो 4-5 लोग का परिवार चल जाता था। बट आज एजुकेशन बहुत महंगी है, तो भाई ज्यादा कमाना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अब हमारी कमाई कंट्री में हस्बैंड और वाइफ दोनों की वजह से थोड़ी सी बढ़ गई है, बट पहले इंडिया में ऐसा नहीं था। बट अभी भी बच्चों इंडिया की पर कैपिटा इनकम दूसरी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करो तो इट इज कंपेरेटिवली वेरी 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 लेस। कोई बता सकता है ये जीके का आंसर? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ की है? स्विट्जरलैंड बेसिकली। इंडिया की इनकम से कंपेयर करें 19 गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली पॉपुलेशन बहुत कम है, डिमांड लोगों की ज्यादा है बट सप्लाई उतनी है नहीं, तो जिसको भी जॉब मिलता है उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? नेशनल इनकम को आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? पॉपुलेशन से। तो वेरी क्विकली इस फॉर्मूले को जरूर लिख दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपको फॉर्मूला क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। और इसी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे बच्चों हम क्लासिफाई करेंगे विच कंट्री इज डेवलप्ड और विच कंट्री इज अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। समझ में आ गया? तो लो इनकम और हाई इनकम को तो हमने कंसिडर किया ही किया, बट यूएन ने पर कैपिटा इनकम का एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर दिया है।
उससे कम जिन कंट्रीज में लोगों की कमाई है, आप उन कंट्रीज को क्या बोलेंगे? डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। और उससे ज्यादा कमाई है तो डेवलप्ड बोल देंगे। गॉट इट? सो प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल। ये रोशन वाला भी एग्जांपल कॉपी कर लीजिए, आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए, so let's move further. तो developed country is defined as a country which has a high real per capita income. सर ये हाई भी समझ में आ गया, सर ये पर कैपिटा भी समझ में आ गया, ये रियल का मतलब क्या होता है? रियल का जूस पीना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज इनकम expressed in terms of purchasing power for goods and services. इनकम तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक एक इंसान एक एक करोड़ मान लीजिए कमा रहा है, बट महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो 1 करोड़ देखने में तो 1 करोड़ लगता है और पता लगा समोसा 5,000 रुपए का है। जिम्बाब्वे में तो ऐसा ही है। सर ये कैसे होता है? सर ये तब होता है कि जब लोगों के पास पैसे तो होते हैं बट कंट्री में रिसोर्सेस नहीं होते, तो चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पे आपकी कमाई सो कॉल्ड $20,000, आई रिपीट $20,000 पर एनम है, एंड समोसा वहां पे $100 का मिल रहा है। दूसरी कंट्री जहां पे कमाई है आपकी सो कॉल्ड 20,000 रुपए पर मंथ और समोसा $5 का मिल रहा है। तो व्हाट इज गुड चिल्ड्रन? $100 का समोसा, $20,000 साल भर की कमाई, या एक महीने की कमाई 20,000 रुपए और समोसा $5? कौन सी कंट्री बेटर है? दूसरी वाली। क्योंकि सर यहाँ पे 12 महीने की कमाई हो गई हमारी 2,40,000 और समोसा कितने का है? $5 का। तो सर यहाँ पे भी तो अच्छा है सर, $20,000। $1 मान लीजिए 85 रुपीज का है, $1 85 रुपीज का है, तो $20,000 कितना हो गया बताइए जरा? 1,70,000 की 17 लाख? 17 लाख हो जाएगा। 17 लाख रुपए आप कमा रहे हैं और समोसा आपको मिल रहा है 8,500 का। कितने का मिल रहा है? 8,500 का। और यहाँ 2,40,000 कमा रहे हैं और समोसा मिल रहा है $5 का। तो सर ये वाली कंट्री हमको बेटर लग रही है। तो इस कंट्री में जो रियल इनकम है वो हाई है और इस कंट्री में जो रियल इनकम है वो लो है। सर आपने कैसे कैलकुलेट किया? भाई सिंपल सी बात है, $20,000 को 85 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 लाख आ गया। एक छोटी सी मैथ अप्लाई करते हैं, 8,500 रुपीज का समोसा, 17 लाख रुपए कमाई, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। चलो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अपनी इनकम का 0.5% समोसे पे खर्च करना पड़ रहा है और यहाँ पे है समोसा $5 का और कमाई कितनी है? 2,40,000। यहाँ पे कितना खर्च करना पड़ रहा है? ₹5 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100। सर यहाँ पे तो बहुत कम खर्च करना पड़ रहा है। 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 0.002%। तो कहां पे आपकी इनकम समोसे पे ज्यादा खर्च हो रही है बच्चों? ऊपर की नीचे? ऊपर। तो यहाँ पे आपकी जो रियल इनकम है दैट इज मच 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 बेटर। आप 2,40,000 में ₹5 के हिसाब से बहुत समोसे खरीद पाएंगे, बट यहाँ पे आप 17 लाख में क्या उतने समोसे खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। तो एक समोसा अगर ₹5 का है तो 2,40,000 में कितने समोसे आएंगे? 48,000। और समोसा अगर 8,500 रुपीज का है तो कितने समोसे आएंगे? सिर्फ 200। सो व्हाट इज बेटर, बाइंग 200 समोसास और बाइंग 48,000 समोसास? बाइंग 48,000। तो रियल इनकम इज द इनकम दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो विच कंट्री इज बेटर चिल्ड्रन, दिस वन और दिस वन? नीचे वाली कंट्री ऊपर है और ऊपर वाली कंट्री नीचे है। तो हाई समझ में आता है लोगों को, पर कैपिटा इनकम भी समझ में आता है, बट लोग रियल नहीं समझ पाते। तो रियल का मतलब रियल का जूस नहीं होता है, रियल का मतलब इनकम दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गॉट इट क्लियर? तो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में मैं आपको 1,00,000 रुपए पर मंथ का जॉब दिलवा सकता हूं और अफगानिस्तान में 10 लाख रुपए पर मंथ का जॉब दिलवा सकता हूं, स्टिल यू वुड लाइक टू लिव वेयर? सर यही ले लेंगे, पैसा थोड़ा कम होगा ठीक है, क्योंकि वहां से जाना जाना है, वापस
फोटो आई सर हमारी, लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो रियल पर कैपिटा इनकम जहां पे ज्यादा होती है, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज डेवलप्ड, बिकॉज ये कंट्री अपनी कमाई में से ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकती है। आपके सामने है कंटेंट, 2,40,000 रुपए साल कमाइए और 5 रुपए के समोसे खाइए। टोटल हाउ मेनी समोसाज यू कैन बाय? 48,000। यहाँ पे कमा तो रहे 17 लाख रुपए, नो प्रॉब्लम, बट ओनली हाउ मेनी समोसाज वी कैन हैव? 200। तो इंडिया में लोग रहते हैं, काफी नौकर चाकर यहाँ मिल जाते हैं, क्या फॉरेन कंट्रीज में इतने नौकर मिलेंगे आपको? तो किसका लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, इंडियंस का या अमेरिकन का? इंडियंस का। सर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं यूएस में, सर वो खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद करना पड़ता है। क्यों खुद करना पड़ता है? क्योंकि वहां पे नौकर बहुत कम भी हैं, और कम होने की वजह से उनका प्राइस बहुत ज्यादा है। पता लगा यहाँ पे तो मम्मी ने झाड़ू पोछे बर्तन वाली को रखा, वो महीने भर का मम्मी से कह रही है हम 3,000 रुपीज लेंगे। मम्मी कह रही कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको 3,000 दो और अपने बिजनेस में हम ध्यान देंगे, 3 लाख महीना कमा लेंगे। यूएस में झाड़ू पोछे बर्तन वाली आई, कह रही है भाभी जी आई विल टेक $500। और हिंदुस्तानी आदमी तो गया ही यूएस पैसा कमाने हैं, $500। हिंदुस्तानी आदमी कैलकुलेट कर, ये तो 40-50 हजार रुपए हो जाएगा, रहने दो हम खुद ही झाड़ू पोछा कर लेंगे। तो वेयर पीपल हैव अ बेटर लिविंग चिल्ड्रन, इंडिया और अब्रॉड? इंडिया में लिविंग बेटर है, यहाँ कम से कम आपको 4 काम करने वाले नौकर मिल जाते हैं इजिली, पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये लेबर फोर्स सस्ता मिल जाता है। यूएस में लेबर फोर्स बहुत महंगा होता है किसी के रिश्तेदार विदेश में? आज फोन करके एसएमएस करके व्हाट्सएप करके पूछिएगा कितने नौकर हैं आपके यहाँ, तो पता आंसर क्या होगा? यहाँ नौकर मिलते नहीं है। रियलिटी में क्या है, वहां पे नौकर को पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता है। व्हाट द पर्सन थिंक, अरे रहने दो, इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, हम खुद ही झाड़ू पोछा कर लेते हैं और पैसा कमा के इंडिया भेज देंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो वेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर, इंडिया यूएस? इंडिया। और एक जमाना था बच्चों जब इंडिया को बोला जाता था अंडर डेवलप्ड। आज रियलिटी में क्या इंडिया अंडर डेवलप्ड है? नॉट एट ऑल। आप देखिए रिक्शे वाले के पास भी फोन है, वो भी पेटीएम यूज कर रहा है। तो वो दिन गए। सिर्फ मैंने बताया ना, ये 5 दोस्त जो हैं ये दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने यूएन बनाया, इतना इनकम लेवल बढ़वा दिया कि इंडिया का भी उसके अंदर, या चाइना तो खैर आ ही जाएगा। तो इंडिया जैसी कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इनकम हमेशा इतनी कम रहे कि वो कभी भी डेवलप कंट्री माने ही ना जाए, और हमेशा उनको अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड सता सता के हमेशा उनको डोमिनेट करके रूल करते रहेंगे उनके ऊपर। जैसे घर में दिन में 10 बार बच्चे को गधा बोला जाए तो शाम तक वो समझ लेगा और ढेंचू ढेंचू करने लग जाएगा। घर वाले गधा ही बोल रहे तो मैं गधा ही मान लेता हूँ अपने आप को। व्हाट इट क्लियर? तो इसीलिए दादागिरी के लिए ऐसा कुछ किया गया है। तो गॉन आर द डेज जब इंडिया को अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में रखा गया था। इन माय ओपिनियन इट इज अ डेवलप्ड कंट्री। और मेरी बात पे अगर भरोसा ना हो तो आप tradingeconomics.com एक वेबसाइट है, आपको पता है, तो उस वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है और यूएस का क्या है। यूएस 1.5-2% के आसपास ग्रो कर रहा है, वी आर ग्रोइंग एट 6-7-8% के आसपास। ओके, सबने कॉपी कर लिया इसका मतलब? चलिए, so those countries of the world which have high per capita real income are considered to be developed countries. US, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Western European countries. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यूएस का बच्चों। आए दिन न्यूज में, मीडिया में खबरें आती हैं, यूएस में बच्चों ने स्कूल में गन से उड़ा दिया कुछ लोगों को। काफी वहां पे रेसिज्म आपको नजर आता है। नजर आता है इंडिया में इतना रेसिज्म? इवन चाइना में भी इतना नहीं है। तो किस बात का डेवलपमेंट? इनका सोशल डेवलपमेंट जीरो है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दादागिरी के बेसिस पे था। आपस में देशों को लड़वाते रहो, अपने हथियार बेचते रहो, वॉर जोन पूरे दुनिया को बना के रखो, कहीं किसी को हेल्प की जरूरत हो तो हम ही को बुलाएगा। जैसे होता है ना मुन्ना बदमाश, राजू सुपाड़ी, ये सब बदमाश होते हैं ना, तो वैसे ही ये मुन्ना बदमाश और राजू सुपाड़ी हैं दुनिया के। इनका सिर्फ और सिर्फ काम मार्केटिंग का है, सिर्फ और सिर्फ काम लोगों को डराने का है और हथियार बेचने का है, ताकि इनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल बहुत ज्यादा रहे। समझ में आ गई बात? So underdeveloped or developing economy on the other hand is defined as a country in which real per capita income is low and, अब देखिए यहीं पे मेरी लड़ाई होती है इस क्लासिफिकेशन से। एक तरफ आप कह रहे हैं रियल पर कैपिटा इनकम लो है, तो वो कंट्री कौन सी हो गई चलन? अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, एंड विच हैज पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सर इसका मतलब क्या है? जब ये बोलते हैं ना रियल पर कैपिटा इनकम इज लो, तो इनका कहने का मतलब क्या हो जाता है? अंडर डेवलप्ड। और जब कहते हैं पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, तो भैया पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट है तो डेवलप कर रहा है ना। और क्या पिछले 20 साल से पोटेंशियल है? कोई परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाया? बिल्कुल हुआ। तो 1948 का इंडिया बहुत डिफरेंट था।
1991 के बाद इंडिया में स्टोरी डिफरेंट हो गई। और इधर आप पिछले 10-15 साल से अगर देखें तो हम चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। इंडिया में आज नैनोमीटर बनने लग गए हैं। तो भैया पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, हम डेवलप कर भी रहे हैं। तो प्लीज हमको निकालिए डेवलपिंग की डेफिनेशन और कहां घुसेड़िए, डेवलप्ड की डेफिनेशन में। और अगर डेवलप्ड की डेफिनेशन में घुसेड़ दिया, कंट्रीज का बिलीफ बढ़ जाएगा, वर्ल्ड वाइड लोगों का इंडिया पे भरोसा बढ़ जाएगा, और बाहर की विदेश की कंपनीज इंडिया में पैसा लगाएंगी, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इंडिया में रिसोर्सेज ज्यादा यूज किए जाएंगे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बाहर से लोग पैसा लेके आ रहे हैं, आइडिया लेके आ रहे हैं, मशीन लेके आ रहे हैं, क्योंकि गुणगान हो रहा है देश का। अगर जो बिडेन साहब कल सुबह माइक पे बोल दें इंडिया इज कॉल्ड एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो दुनिया की काफी कंट्रीज के बिजनेसमैन कहां पे बिजनेस सेटअप करेंगे, इंडिया में भरोसा जनरेट हो गया। और खैर पॉपुलेशन हाई होने की वजह से लेबर तुम्हें सस्ता मिल ही जाए, लेबर बेसिकली सस्ता मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। क्या फिर यूएस की दादागिरी चलेगी? एब्सोल्युटली नॉट। वो हमेशा इंडिया, बांग्लादेश, कितना भी पोटेंशियल यहाँ पे हो, कभी भी इसको डेवलप्ड कंट्री में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको अगर डेवलप बोल दिया तो दुनिया से उनका विश्वास उठ जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज इन विच रियल पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन दैट ऑफ, देखिए देखिए कितनी एकदम गंदी बात इन्होंने की है, इन दैट ऑफ यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। हु द हेल आर दीज कंट्रीज टू डिफाइन कि हम रिच हैं अपने आप से? ये तो नहीं बोलते। रेसिज्म सबसे ज्यादा यहाँ पे है दुनिया में। जिसको कहीं घर नहीं मिलता रहने को, कहाँ चला जाता है? कनाडा, क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ है ही नहीं, बेसिकली दूसरे लोगों को इनवाइट करते रहते हैं। इनके पास कंगारू ये बस, और कुछ नहीं है। और मैक्सिमम जो मेन लैंड है ऑस्ट्रेलिया का, वो नियर द सी शोर ही है, बीच का एरिया काफी खाली है। और वेस्टर्न यूरोपियन लड़े मरे पड़े हैं आपस में ही, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इतने बड़े तो स्टेट्स होंगे इंडिया में जितनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इन्होंने सिर्फ दादागिरी की। हर बार मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, हमारे से कम जो कमाएगा वो अंडर डेवलप्ड होगा। तो भैया तुम कौन हो? कभी ये तो नहीं देखा कि भाई यूएस में जितना रेसिज्म है, जितना यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ वेपन्स यूज करते हैं, क्या इंडिया में यूज करते हैं? नो, इवन पाकिस्तान में यूज नहीं करते होंगे। इतना तो सो कॉल्ड टर्मोइल वगैरह पब्लिकली, जितनी बर्गलरी वगैरह यूएस में, इतनी कहीं पे भी नहीं है। तो सो कॉल्ड ये डेफिनेशंस हैं, सिलेबस के लिए बहुत अच्छी हैं, आपको पढ़नी है, नंबर इसी पे मिलेगा। बट पूरी किताब में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब पढ़ाया जाता है तो काफी जगह आपको नजर आएगा कि सिर्फ इंडिया की और इन कंट्रीज की बेइज्जती की जा रही है बार बार। सो पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो ये सब तो टाइम पास लॉजिक है। आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। आई वांट कि लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग ओब्लिक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सो मेन ये 6, 7, 8, 10 पॉइंट्स आपको यहाँ नजर आएंगे, जिसके बेसिस पे हम इन्हें अंडर डेवलप्ड बोल रहे हैं। पहला तो मैंने समझा ही दिया सबको। व्हाट द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन? लो पर कैपिटा इनकम एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। चलिए मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या हमारे यहाँ पॉवर्टी में लोग परेशान हैं? इंडिया में पॉवर्टी इज नॉट अ सो कॉल्ड सोशल अनरेस्ट, बेसिकली इट इज अ प्रोफेशन। इट इज अ प्रोफेशन। घर के 4 लोग हैं, 4 चौराहे पे भीख मांग रहे हैं, डेली 1000-1000 रुपए इकट्ठा हो जाता है, चारों लोग का कितना हो गया? 4000 एक दिन का। और ये धंधा 30 दिन चलता है, इसमें कोई संडे छुट्टी नहीं। संडे को इनका एक्स्ट्रा होता है, ओवर टाइम होता है। 30 दिन में 4000 रुपए के हिसाब से कितना कमा लेंगे? 1,20,000। साल भर का 12 लाख कमा रही है फैमिली। एमबीए करके लोग इतना ठीक से नहीं कमा पाते। सो इज पॉवर्टी इन इंडिया अ सोशल अनरेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स अ प्रोफेशन इन इंडिया। एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्रॉपर्टी। जब मैं पूछता हूँ किसी से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड स्प्रेड प्रॉपर्टी, बहुत गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अंदर जाके देखो एसी भी लगा है झोपड़पट्टी में, और टाटा स्काई भी लगा हुआ है। विश्वास ना हो तो स्लम्स में जाके आप देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ पे है? मुंबई, धारावी। धारावी में क्या लोग गरीब हैं? उनको देख के आपको अपने ऊपर शर्म आ जाएगी। सर इनके पास तो आईफोन भी है। सर हमारे घर में 3 एसी लगे हैं सर, और हमारा घर इनसे 10 गुना बड़ा है, और इनका घर हमारा 110 है, इनके यहाँ भी एक एसी लगा हुआ है। सर हमारे तो मोहल्ले वाली केबल आती है, इन्होंने सर वो टाटा स्काई लगवाया हुआ है, इनके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी चलता है। आर दे पुअर? एब्सोल्युटली नॉट। लार्ज इनकम इनइक्वालिटी सिर्फ दिखाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट बहुत चतुर हो गई है, इनइक्वालिटी दिखाओ, इनकम दिखाओ, ताकि यूनाइटेड नेशंस हमारी थोड़ी सी
हेल्प करता रहे। तो गवर्नमेंट बहुत चतुर हो गई हिंदुस्तान की, गरीबी दिखा दिखा के अपने आप को गरीब साबित करो और यूनाइटेड नेशन से पैसा लेते रहो। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, आप चले जाइए यूपी एमपी बिहार को छोड़कर, महाराष्ट्र, आप चले जाइए केरला, आप चले जाइए कर्नाटका, आप चले जाइए पंजाब हिमाचल प्रदेश, और वहां पे जाके फार्मर्स को देखिए, दे आर सुपर रिच फार्मर्स। पंजाब के फार्मर्स तो ऐसे, दे यूज एयर कंडीशनड ट्रैक्टर्स, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू है किसानों के पास, इतने रईस हैं वो लोग। तो क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रहता है? जमाना था, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेज वर देयर कि जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाला गरीब माना जाता था, बट एज ऑफ टुडे ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, मैं समझता हूं, तो इट इज अ बून ऑल्सो एज वेल एज अ बेन ऑल्सो। अगर पॉपुलेशन हाई है तभी तो सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ बने हुए हैं। मैक्सिमम अमेरिकन कंपनीज के आपको सीईओ जो नजर आएंगे, दे आर ईदर एशियंस और इंडियंस, एशियंस और इंडियन। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? इंडिया चाइना जैसी हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की वजह से ही हो रहा है। तो लोग इनको गंदा मानते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया है, टनाटन है। बस दूसरे को पागल बनाया जा रहा है कि भाई इंडिया कमजोर है, और हम उस कमजोरी का भरपूर नाजायज फायदा उठाते जा रहे हैं। ओके, तो ये सब किताबों में लिखा जरूर है, बच्चे के लिए पढ़ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल पढ़िए, एग्जाम में लिख के आइए। बट ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, आई हैव कन्वर्टेड इनटू मेरिट्स बेसिकली। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सिर्फ बोलने की बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज की और पैसे की कमी है। इंडिया में आज नैनोमीटर तक बनने लग गया है, मोबाइल की असेंबलिंग स्टार्ट हो गई है। इज एनी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया? डेज वर देयर, डेज वर देयर। था 20 साल पहले, मानता हूं 1948 में बहुत ज्यादा था, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, और हमको मैक्सिमम फूड स्टफ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। बट आज इंडिया काफी चीजों के एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हो, चीनी का एक्सपोर्ट हो, हमसे ज्यादा कोई बनाता ही नहीं बेसिकली। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डेज वर देयर जब इंडिया का ह्यूमन कैपिटल होता क्या है सर? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मशीन तो बहुत अच्छी है आपके पास, बट आपको चलानी नहीं आती है। अगर आपको ट्रेनिंग दे दी जाए बच्चों, आपके अंदर स्किल डेवलप कर दी जाए, तो आप ये नई मशीन चला सकते हैं। आज से पहले इंडिया में ये जो ट्रेन के डिब्बे थे वो बाहर से बन के आते थे, बट रिसेंटली इंडिया में एक ट्रेन चल रही है कॉल्ड एज व्हाट? वंदे भारत। लगभग 100 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट होती है, और ये पूरी की पूरी ट्रेन कहां बनती है? इंडिया के अंदर। और पिछले 4 से 5 साल में 23 वंदे भारत ट्रेन हैव बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली, और अगले 4-5 साल में 100 से ऊपर डिलीवर होने वाली है। तो क्या यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल पुअर है? नो। जब से गवर्नमेंट हमारी स्किल डेवलपमेंट पे 2014 ऑनवर्ड्स फोकस कर रही है, हमारे ह्यूमन कैपिटल ग्रो कर रहा है। अब ह्यूमन कैपिटल होता क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जितना भी आपके पास लैंड है, रिसोर्सेज हैं, मनी है, दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फिजिकल कैपिटल। बट इंसान की अकल, उसकी स्किल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। गॉट इट क्लियर? तो मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है और ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा जा रहा है, सब पढ़ रहे हैं, तो जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड स्कूल के क्लासरूम में लगा हुआ है, इट इज दैट कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। बट कोविड आया, सारे के सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट लेना है, सब सीख गए। तो ट्रेनिंग देने से टीचर्स का भी काम करने का लेवल बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गया? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो हमारे लोग हैं, जो सो कॉल्ड पॉपुलेशन में रेजिडेंट्स हैं, उनके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप कर दें कि उनकी कमाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो मान लीजिए आपने 12th पास कर लिया पीसीएम से, फिर आपने इंजीनियरिंग कर ली, तो आपके अंदर एक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई, आपके अंदर कुछ नया क्रिएट करने का सो कॉल्ड कंटेंट चलाया। तो बीटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद, सीए करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, यू डेवलप व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? the techniques, the resources which we can use to upgrade the level of application of human brain by necessary level of education and health development। समझ में आ गया? किस जमाने में डॉक्टर्स चीरफाड़ करते थे, हाथ से ऑपरेशन करते थे, आजकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं? लेजर टेक्नोलॉजी से होते हैं, रोबोटिक्स यूज होने लग गया है। तो व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल बेसिकली। तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस समझ में आ गया? तो लैपटॉप इज अ ह्यूमन कैपिटल, दिस डिजिटल पेन इज ह्यूमन कैपिटल, ऐसा बोलेंगे? ना 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 ना। लैपटॉप क्या है? फिजिकल कैपिटल है। डिजिटल पेन क्या है? फिजिकल कैपिटल। बट टीचर की पढ़ाने की टेक्निक, जो इन रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से यूज कर पा रहा है और दूर दूर तक बच्चों को पढ़ा पा रहा है, इट इज व्हाट?
ह्यूमन कैपिटल। कैसे लेक्चर रिकॉर्ड करना है, कैसे यूट्यूब पे अपलोड करना है, मैंने ट्रेनिंग ले ली इसकी, तो आई हैव डेवलप्ड व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गया? तो अगर आपको भी ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है अपने अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्किल लानी पड़ेगी अपने अंदर। यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड लेस एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जमाने पहले होती थी, अब ऐसा नहीं होता। ओके, हाई एंड राइजिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। खैर इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या इंडिया में लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है? बिल्कुल हैं, बट ये वो हैं जिनके पास स्किल नहीं है। जिसके पास स्किल है वो एम्प्लॉयड है, जिसके पास स्किल नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है। एमबीए चाय वाला, टंबल ड्राई, क्या धोबी तो है टंबल ड्राई, बट किस लेवल पे धोबी है? हाई फाई लेवल पे धोबी है। 300 रुपए किलो कपड़े का रेट है, 300 रुपए किलो। 1 किलो में कितना कपड़ा आता है? 12-15 कपड़ा आता है। तो जिन मेट्रो सिटीज में लोग इंडिविजुअली घर में रह रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं कपड़ा धोने का, तो एमबीए किया होगा इस इंसान ने जिसका टंबल ड्राई चल रहा है इंडिया में, आईटी से बीटेक किया होगा, और वहां आइडिया आया उसको, एक काम करते हैं, अगर पूरे मोहल्ले के कपड़े इकट्ठे कर ले और बढ़िया ब्रांडेड धोबी की दुकान खोल ले, तो धंधा अच्छा चल सकता है। तो ये आइडियोलॉजी जब क्रिएट हो जाएगी, आपके अंदर स्किल आ जाएगी, विल देयर बी एनी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? नो। तो एज ऑफ टुडे इंडिया में या कहीं पे भी दुनिया में चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली अ चॉइस। अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली अ चॉइस। जो काम नहीं करना चाहता, काम सिर्फ उसके पास नहीं है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फैक्ट्रीज हो गई या जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे आउटपुट बहुत ही ज्यादा कम है, एंड पीपल हैव अ वेरी 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 लो लेवल ऑफ लिविंग। कैसे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर है, खाना ठीक से नहीं मिल पाता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल, सैनिटेशन ठीक नहीं है, और लोगों के पास घर भी ठीक नहीं है। कुछ जगह इंडिया में एग्जिस्ट करता है, बट मेजोरिटी जगह ऐसा नहीं है। स्टिल देयर आर प्लेसेस इन इंडिया, दूसरी कंट्रीज में भी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आती है, बट क्या सब जगह ऐसा है? नो। तो ये जो चैप्टर में या इकोनॉमिक्स में कंटेंट लिखा जाता है, ये इंडिया आपको दिखाया गया 1950s का, और पढ़ाया जाता है 2022-23-24 में। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये पॉइंट्स हैं, जरूर पढ़िएगा, जरूर लिख के जरूर आइएगा एग्जाम पे। बट क्या आपको अपने अगल बगल ही सब कुछ नजर आता है? नो। अपने घर की मेड का हाल देख लीजिए, 20-25 हजार का मोबाइल तो उसके पास है, उसके घर में भी टाटा स्काई लगा हुआ है, आरओ वाटर प्यूरिफायर उसके घर में भी लगा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका भी बढ़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना, उसने खरीदा नहीं, आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर पुराना हो गया, 5 लीटर का था, घर में आपकी मम्मी ने 15 लीटर वाला लगवा लिया, तो 5 लीटर वाला मेड को दे दिया, तो उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। दे आर ऑल्सो हैविंग एडिक्वेट डाइट्स, अब वो भी संडे को जाते हैं आउटिंग कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और जब से ये टॉयलेट मूवी बनी अक्षय कुमार की और स्वच्छ भारत अभियान बना, एक चश्मे में भारत नजर आता है, दूसरे में सरकार नजर आता है। गवर्नमेंट ने इतने टॉयलेट्स क्रिएट कर दिए, तो सैनिटेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम वाटर सप्लाई का नहीं है, और काफी लोगों को सस्ती हाउसिंग हमारा बैंकिंग सिस्टम दे रहा है, कम प्राइस पे आपको सो कॉल्ड क्या कहते हैं, लोन देकर आप भी इजिली घर खरीद सकते हैं। सो टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन, ये 50s का है, दुनिया 2023-24 में पहुंच चुकी है। तो आप लिखिएगा जरूर, नंबर तभी मिलेंगे, बट यहाँ पे बेइज्जती की गई है भारत की, गुणगान नहीं किया गया, मैं गुणगान कर रहा हूँ। फाइन, समझ में आ गई सबको बातें समझ में आ गई? चलिए, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है। अब कहां से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी? आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट निकल जाइए ना, बड़ी बहन छोटी बहन लोग बोल दें तो बताइए, क्या लोग अब देखने में उतने बूढ़े लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत आ गई, छोटी छोटी जगह से फ्लाइट चलने लग गई, राजधानी जैसी ट्रेन चलने लग गई, कैन वी से दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्ट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 5G इंडिया में चलाया, कैन वी से दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ कम्युनिकेशन? पावर सप्लाई कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने अच्छे इंडिया में हैं उतने अच्छे कहीं भी नहीं है, तभी तो लोन देते हैं, चलो ले जाओ कोई बात नहीं, मन होगा तो देना, नहीं तो विजय माल्या बन जाना। ओके, अनफेवरेबल सोशल स्ट्रक्चर, हाँ ये है अनफेवरेबल, पर्दा सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है, बट धीरे धीरे सोसाइटी ग्रो कर रही है, बच्चे अपने ट्रेडिशनल घरों से निकल के बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और वो फिर अपार्टमेंट्स में डेवलप्ड सिटीज में रहने लग गए हैं, तो वहां पे ये कोई नहीं कि तुम्हारा रिलीजन क्या है मेरा रिलीजन क्या है, सोशल वैल्यूज और कस्टम्स आर चेंजिंग। जो इस्लाम फॉलो करता है वो भी गणेश चतुर्थी मनाता है, और जो महाराष्ट्रियन है वो भी बकरीद में, हाँ बकरा नहीं काटता है, बट जाता जरूर है अपने दोस्तों यारों के यहाँ। ओके, तो ये सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है बेसिकली। चलिए, सो डिफरेंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। व्हाट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।